हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो वेलकम टू कंप्लीट वेब ऐप कोर्स, जिसमें आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बिगिनर से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो गाइस हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 को कवर कर लिया था, जो था हमारे पास फॉर्म्स। तो फॉर्म्स थोड़ा सा हार्ड एंड लेंथी चैप्टर था, एंड उस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पता चली होंगी। तो जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की, पहले उस वीडियो को वॉच कर ले, ताकि इस वीडियो के जो भी कॉन्सेप्ट हो आपको इजीली से समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो मेन चैप्टर्स थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो अब HTML 5 में हमारे पास आ गई हैं। ओके, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है हमारे पास एक्स्ट्रा मार्कअप। ठीक है, और इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्पेसिफाइंग डिफरेंट वर्जन ऑफ HTML। अब ये क्या है, मीन्स मैं VS कोड में गया एंड फाइल बनाई, फिर हम बॉर्डर पॉइंट डालते हैं Shift+1, तो हमारे पास पूरा डॉक टाइप एंड सब लिखा हुआ आ जाता है। तो ये डॉक टाइप HTML हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि HTML 5 का न्यू वर्जन है HTML 5। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एलिमेंट्स। मतलब जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसको ग्रुप में डालना। जैसे हमारे पास हेडर है, अब हेडर में सिर्फ एक एलिमेंट तो नहीं हो सकता, उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे हेडिंग्स भी हो सकती हैं, टेबल्स भी हो सकती हैं, इमेज भी हो सकती हैं। तो उस हेडर का पूरा एक ग्रुप बनाना एक एलिमेंट के अंदर डाल के। ठीक है, इसका मतलब ये है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कमेंट्स, मेटा इन्फॉर्मेशन एंड आई फ्रेम्स। अब कमेंट्स ये होता है कि कोड को हाइड कर देना, कि भाई आपका कोड सेफ भी रहे एंड कोई देख भी ना सके। ठीक है। और मेटा इन्फॉर्मेशन एंड आई फ्रेम्स ये ब्राउजर के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में ये आपको आगे बताएंगे। ठीक है। सो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड नीचे चलते हैं, और क्या क्या है हमारे पास। सही है, HTML 5। और ये डॉक टाइप्स है हमारे पास। डॉक टाइप किस तरह डिफाइन किया जाता है वो बताया गया है कि HTML 4 में डॉक टाइप को इस तरह डिफाइन किया जाता था, और इससे पहले HTML 1.0 में इस तरह डॉक टाइप को डिफाइन किया जाता था। तो सबसे इजी तरीका जो है वो अब हमारे पास है HTML 5 में, जो सबसे इजी भी है और छोटा तरीका भी है डॉक टाइप को डिफाइन करने का। ठीक है। डॉक टाइप क्या है, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। VS कोड पे जाके मैं यहाँ गया और यहाँ मैंने एक फाइल बनाई index.html। ठीक है, और मैं करता हूँ Shift+1, तो ये मेरे पास आ गया। तो ये हमारे पास डॉक टाइप होता है जो हम HTML 5 में डिफाइन करते हैं। वापस अपनी बुक की तरफ चलते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो अब हमारे पास है कमेंट्स इन HTML। कमेंट्स क्या करता है, मतलब समझे हमने कोड लिखा हुआ है एंड वो कोड ब्राउजर रीड ना करे, एंड वो कोड हमारे पास सेफ भी है बट ब्राउजर उसे रीड नहीं कर पाएगा। कमेंट्स का ये काम होता है। ओके, अब मैं आपको VS कोड पे इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। मतलब मैं VS कोड पे गया, ठीक है, एंड बॉडी के अंदर मैंने लिखा P एंड माय नेम इज हसन। ठीक है, एंड इसको हम रन भी करके देखते हैं, हमारे पास रन होगा। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, माय नेम इज हसन। अब क्या करना है, अब मैं इसको करता हूँ कमेंट। मैं जैसे इसको कमेंट करूँगा तो ये हमारे पास शो नहीं होगा। ठीक है, मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया और Ctrl+, बोलना है, स्लैश बोलना है, तो ये मेरा हो गया कमेंट। अब मैं इसको गूगल पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा ये नज़र नहीं आएगा। ये किस वजह से हुआ, ये कमेंट की वजह से हुआ, क्योंकि कमेंट जब हम किसी चीज़ को कर देते हैं तो ब्राउजर उसे रीड नहीं कर पाता। कमेंट हमारी हेल्प के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे भी लोगों ने एग्जाम्पल दी हुई है कि भाई जब आप कोडिंग करते हैं तो यूज़र की आसानी के लिए भी होता है कि यूज़र को समझ आ जाए कि भाई यहाँ पे कौन सा कोड हुआ है। मतलब मैंने एक फॉर्म बनाया तो मैं ऊपर लिख दूंगा स्टार्ट फॉर्म, मैंने कोई हेडिंग स्टार्ट की तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैंने जैसे इधर पैराग्राफ लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट करके मैं पैराग्राफ। ठीक है, तो अब मेरा माय पैराग्राफ मेरे पास शो नहीं होगा, लेकिन माय नेम इज हसन मेरे पास शो होगा। ठीक है, माय पैराग्राफ मैंने किसके लिए लिखा है, वो मैंने अपनी हेल्प के लिए लिखा है, ताकि यूज़र को समझ आ जाए कि ये क्या है, ये पैराग्राफ है एक। ठीक है, तो कमेंट्स इसलिए हमारी आसानी के लिए होता है। नीचे चलते हैं, इसके अलावा ID एट्रीब्यूट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ID एट्रीब्यूट HTML के टैग की एक आइडेंटिटी है कि आप किसी टैग को ID दे देते हैं तो वो उसकी पहचान बन जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं अगेन VS कोड पे जाता हूँ, ये देखें मैं अगेन VS कोड पे गया एंड मैंने P के टैग को, ओपन टैग को मैंने इधर ID का एट्रीब्यूट पास कर दिया। ठीक है, तो अब जो मैंने इसको ID का एट्रीब्यूट पास किया है, तो ID का एट्रीब्यूट अब इसकी पहचान है, मतलब इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर मैं इसको कहीं भी कॉल करवाऊंगा तो अब मैं ज़रूरी नहीं कि P के टैग से कॉल करवाऊंगा, मैं इसकी ID कॉल करवाऊंगा तो ये मेरे पास ये वाला P का टैग कॉल हो जाएगा।
अब मैं इधर आईडी देता हूँ पैराग्राफ। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैंने इसको पी के टैग को पैराग्राफ आईडी दे दी, तो अगर मैं दूसरा पी का टैग बनाऊंगा तो मैं इसको आईडी पैराग्राफ नहीं दे सकता, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है, हमेशा एक होती है। ठीक है, जैसे आपका आईडी कार्ड नंबर होता है तो वो कभी भी सेम नहीं होता, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इस वजह से हमें आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं अगर दूसरे पी के टैग को कॉल करवाना चाहूँगा तो मैं इसको दूसरी कोई आईडी दे दूंगा। इसको मैं देता हूँ पैरा, और आई कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट। अब ये दोनों मेरे पास रन हो जाएंगे कहाँ पे, हमारे वेब पेज पे। और हमेशा ये बात याद रखनी है, हमेशा हम आईडी यूनिक देंगे, कभी भी आईडी सेम नहीं दे सकते। अब आईडी की तरह ही हमारे पास एक होती है क्लास। अब मैं क्या करूंगा, पी के टैग से आईडी हटाकर क्लास दे देता हूँ। क्लास हम कुछ भी दे सकते हैं, एंड अगर मेरे पास 2 पी के टैग्स हैं तो मैं दोनों पी के टैग को क्लास सेम भी दे सकता हूँ। अब क्लास और आईडी में ये डिफरेंस है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, अब उनमें सबके रोल नंबर भी होता है। तो रोल नंबर क्या होता है, रोल नंबर सबके डिफरेंट होता है। एंड इसी तरह अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं एंड मैं कहूँ कि भाई इस क्लास में हसन नाम के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो एक नाम के काफ़ी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास आईडी एंड क्लास में डिफरेंट होता है कि जैसे मैंने 2 पी के टैग बनाया ना, और मैंने उनको आईडी दी है डिफरेंट डिफरेंट। अगर मैं इसको इन दोनों को कमेंट करता हूँ एंड नीचे यहाँ पी के 2 टैग बनाता हूँ पहले, ठीक है, एंड इसमें कुछ भी लिख देता हूँ मैं, और मैंने इधर क्लास पास की। ठीक है, मैंने क्लास दोनों को सेम भी दे सकता हूँ, मैंने दोनों क्लास सेम दे दी हसन, बट आईडी कभी भी सेम नहीं दे सकता, आईडी हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, ये मेरे पास वेब पेज पे मैंने शो करके दिखा दिया, बट इसका आईडी और क्लास का भी हमारे पास कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये हमारे पास CSS में ज़्यादातर काम आती है, जब हम इसको CSS स्टार्ट करेंगे तब आईडी और क्लास को हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होंगे, अभी इसका कोई इम्पैक्ट हमारे पास शो नहीं हो रहा होता। तो आपको क्लास और आईडी में डिफरेंस नजर आ गया होगा कि क्लास हम मल्टीपल टैग्स को दे सकते हैं और आईडी हमेशा यूनिक रहेगी। तो अब हमारे पास है ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ब्लॉक्स एलिमेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास हेडिंग्स का टैग होगा, पैराग्राफ का टैग होगा, UL होगा, LI होगा, ये हमारे सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है कि मतलब जो पूरी एक लाइन कवर करता है। मैं यहाँ पे VS कोड पे जाता हूँ एंड यहाँ के आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने इन सबको कमेंट कर दिया, ठीक है, एंड मैं नीचे आया एंड यहाँ पे मैं एक H1 पास करता हूँ जिसमें हसन, ठीक है, एंड यहाँ पे P पास किया मैंने, एंड एक P पास कर दिया, और एक मैं UL और LI पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सब हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये अभी मैं आपको वेब पेज पे इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये माय नेम इज हसन अलग लाइन में आ रहा है, आई स्टडी IT कोर्स अलग लाइन में आ रहा है, और हसन अलग लाइन में आ रहा है। मतलब कि ये होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट अपने आगे किसी भी दूसरे एलिमेंट को आने नहीं देता, चाहे वो देखें यहाँ पे पूरी लाइन मेरे पास कवर नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसने दूसरे एलिमेंट को आगे नहीं आने दिया, बल्कि वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ दूसरा एलिमेंट। तो ये हमारे पास होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट के वो दूसरे एलिमेंट को अपने आगे नहीं आने देते। यहाँ पे लोगों ने ये भी मिसाल दी हुई है कि यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है, तो ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। इसी तरह हमारे पास होता है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट इनके मुकाबले में थोड़े शरीफ होते हैं। इनलाइन एलिमेंट अपने आगे दूसरे एलिमेंट्स को आने देता है। और इनलाइन हमारे पास कौन कौन से होता है, इनलाइन हमारे पास होता है एंकर का टैग हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, EM हो गया, इमेज हो गई। तो ये सारे हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आगे दूसरे एलिमेंट्स को आने देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ, इमेज दे दी मैंने एंड बोल्ड का टैग दे देता हूँ एंड इटैलिक दे देता हूँ, एंड इन सबको देखें मैं यहाँ पे अलग अलग लाइन में तो कर रहा हूँ, बट वहाँ पे वो सारे एक लाइन में शो होंगे क्योंकि ये सारे इनलाइन एलिमेंट हैं। ठीक है, मैं यहाँ गया एंड यहाँ के मैंने रिफ्रेश किया तो आपको नजर आ रहा होगा ये हाँ एक लाइन में आ गया, HD भी एक लाइन में है। किस वजह से, क्योंकि ये सारे इनलाइन एलिमेंट है और मैंने कोई इमेज यहाँ पे पास नहीं की, इस वजह से वहाँ पे इमेज शो नहीं हुई। मैं कुछ यहाँ पे नेम दे देता हूँ तो वहाँ पे नेम शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने रिफ्रेश किया तो आपको नजर आ गया ये सारे एक ही लाइन में है क्योंकि ये सारे इनलाइन एलिमेंट है, मतलब ये एक लाइन में एक दूसरे को आने देते हैं। तो अब हम बुक पे आगे चलते हैं।
अब है हमारे पास ग्रुपिंग टैग्स एंड एलिमेंट्स इन अ ब्लॉक। तो मतलब अब हमारे पास आ गया है div। अब div क्या करता है, div एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आगे आपको CSS में भी बहुत काम आने वाली है। मतलब div को हम एज अ कंटेनर भी बोलते हैं। मतलब div वो चीज़ है कि अगर मेरे पास 5 आइटम्स हैं तो मैं div के अंदर उस 5 आइटम को कवर कर सकता हूँ। आपको एक VS कोड के जरिए एक पूरी मिसाल देता हूँ। और यहाँ भी इन लोगों ने दी हुई है कि div उन लोगों ने दी एक ID हेडर, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने एक इमेज रखी है, एक UL रखा है, 4 li रखे हैं। ये एक div के अंदर उन लोगों ने 4-5 आइटम रखे हैं, 4 से 5 आइटम एक div के अंदर उन लोगों ने रखे हैं। हम भी यही कर सकते हैं। अब देखिए मैं मिसाल देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मैंने P बना लिया, ठीक है, और इसके बाद मैंने एक H1 बना लिया और एक li बना लिया और एक इमेज का टैग बना लिया और एक H2 बना लिया। अब मेरे पास 5 आइटम्स है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको स्टाइल करना है, डिजाइन करना है, तो क्या मैं सबको अलग अलग करूंगा? अगर मैं सबको अलग अलग आईडी देता हूं, मैं इसको भी आईडी देता हूं और इमेज को भी आईडी देता हूं, फिर मैं li पे जाता हूं, li को भी आईडी देता हूं, तो यूं तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं पांचों को एक जैसी डिजाइन देना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इन 5 को Ctrl+X करता हूं और एक div के अंदर रख के इन सबको कर देता हूं Ctrl+V, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, div को मैं आईडी पास कर दूंगा, ठीक है। अब मैं जो इसको आईडी पास करूंगा ना, अब मैं आईडी जैसे ही कॉल करवाऊंगा और मैं चाहता हूं कि यार मैं जो डिजाइन इस div पे करूं वो इस सब पे हो जाए, H2 पे भी हो जाए, इमेज पे भी हो जाए, li पे भी हो जाए, H1 पे भी हो जाए, तो सिर्फ एक div की वजह से हम 5 चीजों को 5 आइटम्स या 10 आइटम्स, जितनी भी हमारे पास आइटम्स हो, हम सबको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको आईडी दी हेडर, अब मैं CSS के जरिए हेडर को कॉल करवाऊंगा और मुझे जो भी डिजाइन करनी है, चाहे मुझे टेक्स्ट को सेंटर में लाना है या टेक्स्ट को बोल्ड करना है या टेक्स्ट को कलर करना है, तो ये मैं div की सिर्फ एक आईडी से 5 आइटम्स को कवर कर सकता हूं। तो div हमारे पास जब भी इतना हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है ग्रुपिंग टैग्स एंड एलिमेंट्स इनलाइन। अब स्पैन एक तरीके से div का पार्ट ही है, मतलब समझें जैसा div है बिल्कुल सेम टू सेम स्पैन है। बस इसमें क्या फर्क होता है कि ये इनलाइन है और div हमारे पास ब्लॉक लेवल है और स्पैन हमारे पास इनलाइन होता है। मसलन के मैंने यहाँ पे एक P बनाया, ठीक है, और इन सबको मैं वापस से करता हूँ कमेंट, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ lorem 50, ठीक है। तो ये मेरे पास, ये आप देख सकते हो मेरे पास इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको गूगल पे इसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ क्या शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास पूरा पैराग्राफ आ गया है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो एक वर्ड है ना यहाँ पे रिप्ले 100, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये सब तो ब्लैक में लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ ये एक वर्ड मेरे पास ब्लू में आ जाए, ग्रीन में आ जाए, कोई और कलर में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इस वर्ड को सेलेक्ट करूंगा Ctrl+X और स्पैन, ठीक है, और स्पैन के अंदर मैं इसको डाल दूंगा 100 को। स्पैन क्या करेगा कि स्पैन के जरिए हम स्पैन को आईडी देंगे, ठीक है। स्पैन को हमने आईडी दी। अब मैं इस आईडी को CSS के जरिए कॉल करवाऊंगा ना, तो मैं इस रिप्ले 100 को इसका कलर में चेंज कर सकता हूं। अगर मैं स्पैन की जगह देखें, अगर मैं अभी स्पैन को हटाता हूं, ठीक है, अगर मैं स्पैन की जगह अभी div लगाता हूं, बोलते हैं यार ये काम div से भी हो सकता है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर मैं इसकी जगह div अगर लगाता हूं तो यहां से मेरी लाइन कट हो जाएगी, क्योंकि div हमारे पास क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो हमारी लाइन को कट कर देगा, नेक्स्ट लाइन से इसको स्टार्ट करेगा। यहाँ पे आप देखना, मैंने यहाँ पे div लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आ से लेके यहाँ पूरी लाइन हमारी कट हो चुकी है और रिप्ले 100 हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, इसलिए हम इसको div को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, स्पैन हमारे पास इनलाइन होता है। तो अब मुझे अगर कोई भी कलर इस पे करना है तो मैं इसको कलर कर सकता हूं CSS के जरिए। स्पैन हमारे पास इनलाइन होता है, तो इसलिए हमारे पास स्पैन भी काफी हेल्पफुल होता है। इसके बाद है हमारे पास iframes। अब iframes जो है बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मोस्टली आपकी वेबसाइट में सिर्फ मैप के लिए यूज होती है बस, और इसका कोई इतना काम नहीं होता, ठीक है। पहले हम iframes से बहुत काम करते थे, बट अब टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो अब iframes से इतना काम नहीं होता। अब आप YouTube वीडियो को एम्बेड कर लें अपनी वेबसाइट में या गूगल मैप को कर लें एम्बेड। अब क्या होता है, मीन्स किसी भी वेबसाइट का स्पेसिफिक पार्ट
अपनी वेबसाइट में शो करवाना है तो वो हम iframe के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, हम गूगल को एम्बेड करते हैं। ठीक है, मैं न्यू टैब पे गया और यहाँ पे लिखा गूगल मैप। ठीक है, एंड यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ के मैंने अपना गूगल मैप ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन को सिलेक्ट करूंगा, किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट करूंगा तो वो मेरे पास बोल्ड होके आ जाएगी। यहाँ मैंने गुलशन इकबाल को सिलेक्ट किया और ये मेरे पास सेलेक्ट होके आ गई है। अब यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। मैं जैसे इसको शेयर पे क्लिक करूंगा, इसके सेंड लिंक के बाद आपको आ रहा होगा एम्बेड अ मैप, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कॉपी HTML। मैं इसको कॉपी HTML करता हूँ और यही कोड अपने VS कोड पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। मैं इन सब चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ पहले, ठीक है, ताकि हम सिर्फ उसको देख सकें। तो मैंने इन सब चीज़ों को कमेंट कर दिया है और जो कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया था मैं वहाँ VS कोड पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। ठीक है, तो अब ये मेरे पास ये खुद मुझे गूगल ने पूरा लिख के दे दिया है। iframe का सारा टैग मुझे गूगल ने खुद लिख के दे दिया है। उसकी विड्थ भी उसने असाइन कर दी है, हाइट भी असाइन कर दी है, सब कुछ उसने गूगल ने हमें खुद करके दे दिया है। अब हम अपने वेब पेज पे चलते हैं और इसको यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे वेब पेज पे एक मैप आ चुका है। मैप का स्पेसिफिक पार्ट जो हमने सेलेक्ट किया था गुलशन इकबाल, वो हम आ चुका है। यहाँ से वो हमें डायरेक्शन भी बता रहा है। यहाँ से हम इसको जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं। तो ये किस वजह से हुआ, ये हमने मैप को एम्बेड कर लिया है। किसके जरिए, iframe के जरिए। ऐसी कई वेबसाइट होती हैं, कोई भी पार्ट हमें पसंद आ जाए तो हम उसे iframe के थ्रू एम्बेड कर सकते हैं। मतलब हर वेबसाइट तो हमें अलाउ ये नहीं करती कि हम उसका कोड एम्बेड कर सकें, बट कुछ कुछ वेबसाइट हमें ये अलाउ करती हैं कि हम उनका कोड जो है उसको एम्बेड करके अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। अब ये हमारे पास मैप तो आ चुका है, ठीक है, हमारे वेब पेज में। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक यूट्यूब की वीडियो भी आपको अपने वेब पेज पे एम्बेड करके दिखा देता हूँ कि हम यूट्यूब की वीडियो भी अपने वेब पेज पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, बल्कि यहाँ पे मेरे पास यूट्यूब है एंड यहाँ आके हम अपने चैनल को ही कर लेते हैं। कोई और वीडियो क्यों चला है, हम अपने चैनल को कोई वीडियो चला देते हैं। ठीक है, 05। तो ये हमारे पास आ चुका है। हम हमारी लास्ट वीडियो जो थी हम उसे ही चला देते हैं। ठीक है, और यहाँ आपको शेयर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। शेयर के बाद यहाँ पे एम्बेड है। ठीक है, मैं जैसे ही एम्बेड को क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने iframe का सारा कोड आ चुका है। मैंने इस सारे कोड को Ctrl+C किया, इस सारे कोड को मैंने कॉपी किया और यहाँ आके iframe के नीचे ही मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया, Ctrl+V। YouTube ने भी हमें ये पूरा iframe का कोड खुद बना के दे दिया है। ठीक है, और हम अपने वेब पेज पे अगेन चलते हैं एंड यहाँ आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें मेरे पास YouTube की वीडियो भी आ चुकी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, हमें अगर फॉरवर्ड करनी है, बैक करनी है तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो iframe के जरिए आपको क्या क्या समझ आया। iframe के जरिए हम अपनी कोई भी वीडियो YouTube से अपने वेब पेज पे लगा सकते हैं और कोई भी वेबसाइट जिन्होंने अलाउ किया होगा तो हम उसको अपनी वेबसाइट पे उसका स्पेसिफिक पार्ट या उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा बहुत ही इजी सा एक्स्ट्रा मार्कअप चैप्टर नंबर 8। उम्मीद है आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा सिर्फ लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम उसे भी कवर कर लेंगे और इसके बाद आपकी CSS स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।